अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में और उसकी नेटिव लैंग्वेज यानी बाइनरी के बारे में, और डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ये बाइनरी डाटा कैसे सेव होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम इनपुट डिवाइसेस से डाटा को इंटर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर वो डाटा प्रोसेस होता है और उसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट डिवाइसेस में नज़र आता है। कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। डाटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर या मूवीज़। मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी। मसलन अगर टेक्स्ट डाटा को इंटर करना है तो कीबोर्ड को यूज़ करेंगे। पिक्चर्स को इंटर करना है तो उसके लिए स्कैनर या कैमरा यूज़ होंगे, और इसी तरह साउंड के लिए माइक्रोफोन। इनपुट डिवाइस से डाटा मेन मेमोरी में जाता है और इसके बाद सीपीयू में डाटा प्रोसेस होता है, वापस मेन मेमोरी में आता है और उससे वो आउटपुट डिवाइसेस पे आ जाता है। आउटपुट डिवाइसेस डाटा को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब डिफरेंट काइंड का डाटा, उसके लिए हमने डिफरेंट काइंड की इनपुट डिवाइसेस यूज़ की। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस पे भी हमारे पास डाटा मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है, तो इस मुख्तलिफ फॉर्म के डाटा के लिए मुख्तलिफ फॉर्म की आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होंगी। जैसे मॉनिटर को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट, नंबर्स या मूवीज़ या पिक्चर्स को देखने के लिए, लेकिन अगर हमने साउंड को सुनना है तो उसके लिए स्पीकर चाहिए होंगे, और इसी तरह से अगर डाटा को प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें प्रिंटर्स की ज़रूरत होगी। इनपुट डिवाइसेस से हम जब डाटा इंटर करते हैं तो जब वो मेन मेमोरी में आता है तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर बॉक्स के अंदर, चाहे वो डाटा सीपीयू के अंदर हो या मेन मेमोरी के अंदर या स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी मीन ट्रू, यानी दो वैल्यूज़ 0 या 1। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा इंटर होता है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ए इंटर करें तो वो 1 0 0 0 0 0 1 में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह से वो मेन मेमोरी में रहेगा, फिर सीपीयू में जाएगा, स्टोरेज में होगा। लेकिन जब डाटा आउटपुट डिवाइसेस पे आता है तो दोबारा वो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आउटपुट डिवाइसेस पे भी डाटा बाइनरी फॉर्मेट में हो तो हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस जो इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेती है और सीपीयू पे उस पर प्रोसेस करती है और रिज़ल्ट जनरेट करती है, और उस रिज़ल्ट को आउटपुट डिवाइसेस पे भेज देती है, और कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर भी कर सकता है। प्रोग्रामेबल डिवाइस का मतलब ये है कि ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह से नहीं है जो किसी एक ख़ास फंक्शन के लिए बनाई जाती हैं। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है जो हर मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सारे प्रोसेस को रिवाइज करते हैं। इनपुट यूनिट यूज़ होंगी डाटा को इंटर करने के लिए। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट से डाटा को इंटर किया जाएगा, वो मेन मेमोरी में आएगा। तो मेन मेमोरी में आने से पहले डाटा बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, मीन्स कि वो 0101 की फॉर्म में होगा। फ़र्ज़ करें आपने कीबोर्ड से ए इंटर किया, तो जब वो कंप्यूटर में इंटर होगा तो वो 1 0 0 0 0 0 0 1 के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। कंप्यूटर में कोई भी डाटा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, मूवीज़ हो, कोई भी डाटा जो भी हम इंटर करेंगे वो 0101 के फॉर्मेट में इंटर होता है। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता है। कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है। उसे ना तो इंग्लिश समझ आती है, ना उर्दू, ना कोई और ह्यूमन लैंग्वेज। जब भी कंप्यूटर में डाटा इंटर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेन मेमोरी से डाटा सीपीयू में चला जाता है। सीपीयू चेक करता है कि डाटा के ऊपर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है, मीन्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है, तो इस डाटा को वो एएलयू में भेज देता है। एएलयू में अर्थमेटिक या लॉजिक कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं।
और जो रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है वो CPU उसको मेन मेमोरी के थ्रू आउटपुट यूनिट में भेज देता है। आउटपुट यूनिट इस बाइनरी फॉर्मेट को कन्वर्ट करती है रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर, और हमें मॉनिटर पे या किसी और आउटपुट यूनिट पे रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है। अब इस रिज़ल्ट को या किसी फाइल को सेव करना होता है तो हम उसे स्टोरेज यूनिट में भेज देते हैं, जहाँ पे वो फाइल या रिज़ल्ट परमानेंट सेव हो जाता है। हमने देखा कि कंप्यूटर में जो भी डाटा इंटर होता है वो सबसे पहले बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा किस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं कि कोई भी नंबर वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में बेस 10 सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कि बेस 10 को बेस 2 में यानी बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 160, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 80 टाइम ये से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर में हमारे पास 0 आएगा। 80 को दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे, 40 टाइम ये जाएगा, रिमाइंडर में हमारे पास 0 आएगा। 40 को दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 20 टाइम से डिवाइड होगा और रिमाइंडर में 0 आएगा। 20 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 टाइम जाएगा, रिमाइंडर में 0 आएगा। 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर में 0 आएगा। 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर में 1 आएगा। 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर में 0 आएगा। और 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, यही 1 हमारे पास आ जाएगा। तो रिज़ल्ट जो हमारे पास बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 1 0 1 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तो 160 कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कोई भी नंबर जब इंटर होगा तो वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर मेमोरी में जाएगा और वहाँ से CPU में जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्स्ट डाटा कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हम ASCII कोड यूज़ करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल। ASCII के अंदर हर करेक्टर के लिए एक कोड रखा गया है। मसलन आप कैपिटल A इंटर करते हैं तो वो 65 की बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होता है। कैपिटल B अगर इंटर करेंगे तो वो 66 की बाइनरी कन्वर्ट होगी। कैपिटल C अगर इंटर करेंगे तो वो 67 की बाइनरी कंप्यूटर में इंटर होगी, और इसी तरह से बाकी करेक्टर्स के लिए। इसी तरह से अगर आप स्मॉल a को इंटर करेंगे तो 97 की बाइनरी इंटर होगी, स्मॉल b के लिए 98 की बाइनरी इंटर होगी, और इसी तरह बाकी करेक्टर्स। इसी तरह हर करेक्टर के लिए एक बाइनरी कोड रखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस बार इंटर करेंगे तो 32 की बाइनरी इंटर होगी। कोई नंबर इंटर करना चाहेंगे, मसलन 0 तो वो 48 की बाइनरी कन्वर्ट होगी, 1 के लिए 49 की बाइनरी, 2 के लिए 50 की बाइनरी। और इसी तरह कीबोर्ड के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं, जब भी कोई आप करेक्टर प्रेस करेंगे उसके लिए एक नंबर होगा जो कन्वर्ट होगा बाइनरी के अंदर, और फिर वो मेन मेमोरी के अंदर जाएगा। ASCII 8-बिट करेक्टर स्कीम है जो 255 करेक्टर को सपोर्ट करेगी, यानी कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज़ हैं सबके लिए एक नंबर होगा, और जब वो कंप्यूटर में इंटर होगा तो उसके लिए एक बाइनरी होगी। तो ये A to Z कैपिटल, स्मॉल और डिफरेंट सिंबल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए ASCII के अंदर कोई कोड नहीं है, तो उसके लिए हम फिर और कोडिंग स्कीम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूनिक कोडिंग स्कीम या यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम, जो 65,536 करेक्टर्स को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर तकरीबन दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अल्फ़ाबेट शामिल हैं। पिक्चर डाटा कैसे कंप्यूटर में एंटर होता है। किसी भी पिक्चर को आप जूम इन करें तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे डॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है, और हर पिक्सल का अपना एक कलर होगा। जितने भी कलर दुनिया में पाए जाते हैं वो RGB रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलके बनते हैं। तो उस पिक्सल को अगर आप देखेंगे तो उसमें रेड का एक कोड होगा, ग्रीन का होगा और ब्लू का एक कोड होगा।
ये कोड नंबर्स हैं और नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। मूवीज़ या वीडियो डाटा कंप्यूटर में कैसे एंटर होगा? मूवीज़ एक्चुअली सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स हैं या सीरीज़ ऑफ फ्रेम्स हैं। जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे तो 1/16 सेकंड तक आपके दिमाग में रहेगी या आपकी आंखों के सामने रहेगी। इसके बाद वो आपकी आंखों से गायब हो जाएगी। अगर कोई पिक्चर्स या सीरीज़ ऑफ पिक्चर इस टाइम से पहले अगर चेंज हो जाती है, यानी 1/16 सेकंड से पहले अगर वो चेंज हो जाती है तो वो हमें मूव करती नज़र आएगी। अब कंप्यूटर में मूवीज़ या वीडियोस को एंटर करने के लिए हम पहले उन्हें फ्रेम्स में चेंज करते हैं और फ्रेम्स जो हैं वो पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स जो हैं वो पिक्सल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं और पिक्सल के लिए उसी तरह से कलर कोड होगा और कलर कोड के लिए कोई नंबर होगा और नंबर जो है वो बाइनरी में चेंज होगा। तो इस तरह से मूवीज़ या वीडियोस जो हैं वो कंप्यूटर में एंटर की जाएंगी। साउंड डाटा कंप्यूटर में कैसे एंटर किया जाएगा? जो भी साउंड होगी उसकी एक वेव बनेगी, उस वेव की एक एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड की एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और कंप्यूटर में जाने से पहले वो न्यूमेरिक वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी। इसके बाद वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगी और बाकी प्रोसेस होगा। हमने देखा कि डाटा किसी भी फॉर्म में हो, जब भी वो कंप्यूटर में इंटर होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, साउंड या मूवीज़, किसी भी फॉर्म में हो, जब भी वो कंप्यूटर में इंटर होगा तो सबसे पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। इसके बाद वो चाहे वो मेमोरी में हो, चाहे वो सीपीयू में जाए या वो स्टोरेज डिवाइसेस में जाए, कंप्यूटर के अंदर डाटा बाइनरी फॉर्म में ही डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर मूव करेगा। लेकिन जब वो आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा तो दोबारा कन्वर्ट होगा उसी फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट के अंदर हमने इनपुट डिवाइस से डाटा को इंटर किया होगा। 2 दफ़ा डाटा को कन्वर्ट होना पड़ता है। इनपुट डिवाइसेस से जब वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है और जब कंप्यूटर सिस्टम से वो आउटपुट डिवाइसेस में जाता है तो दोबारा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या हम कोई ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं कि जो डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, उसी के अंदर प्रोसेस करे और उसी के अंदर रिजल्ट दे? क्या कंप्यूटर को इंग्लिश, उर्दू, फारसी या कोई और ह्यूमन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है? आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? इस सवाल का जवाब कि कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज सिखाई जा सकती हैं या कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही पे काम करेगा, हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क डिवाइसेस और वो सारे कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो हार्डवेयर कहलाएंगे। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं जो एक्चुअली हार्डवेयर के साथ मिलके कंप्यूटर को ऑपरेट कराते हैं। सॉफ्टवेयर को ना तो देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। ये कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं और ये 0101 की फॉर्म के अंदर होंगे। इनके एग्जाम्पल है विंडो, ऑफिस, इनपेज, एक्सेल और इसी तरह के सारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल के कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकते और हार्डवेयर के बगैर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कंप्यूटर को रन करेंगे। दोबारा उसी सवाल की तरफ आते हैं कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझ आती है, इसको कोई और लैंग्वेज समझ क्यों नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बल्ब है या पंखा है या कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है,
तो क्या उसको हम ह्यूमन लैंग्वेज सिखा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं सिखा सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक बल्ब जो है वो हार्डवेयर है और इसको जो चीज़ समझ आती है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बल्ब ऑन होगा और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो ऑफ होगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर पार्ट्स जो हैं वो हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर पार्ट्स को जो चीज़ समझ आती है वो इलेक्ट्रिसिटी समझ आती है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो समझता है वो इलेक्ट्रिसिटी को समझता है। जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो डाटा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो डाटा नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम ए को इंटर कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1 0 0 0 0 0 1 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि पहला सर्किट ऑन है, फिर आगे नेक्स्ट सर्किट ऑफ है, उससे अगला सर्किट ऑफ है, फिर उससे अगला ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है और उससे अगला सर्किट ऑन है। तो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर 101 नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं जो जहाँ पे जाके स्टोर होते हैं। अगर सर्किट ऑन होता है तो हम कहते हैं कि ये 1 है और अगर सर्किट ऑफ होता है तो हम कहते हैं कि ये 0 है। तो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 भी नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं जो जाके सर्किट को या तो ऑन करते हैं या सर्किट को ऑफ करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जब सर्किट ऑन है तो हम कहते हैं कि ये 1 है और सर्किट जब ऑफ है तो हम कहते हैं कि ये 0 है। हमने कहा कि कंप्यूटर में जो भी डाटा होगा अगर सर्किट ऑन होगा उसको हम 1 से और अगर सर्किट ऑफ होगा तो उसको 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दोबारा सवाल ये पैदा होता है कि 1 और 0 ही क्यों? सर्किट के ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी सिंबल हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने घर के अंदर लगे हुए सर्किट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर पहला बटन ऑफ है तो बल्ब ऑफ है, अगर दूसरा बटन ऑन है तो बल्ब ऑन है, फिर नेक्स्ट 2 बटन ऑफ है, दोनों बल्ब ऑफ हैं, फिर नेक्स्ट में दोनों बटन ऑन है तो दोनों बल्ब ऑन है, फिर नेक्स्ट में ऑफ, फिर ऑन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्रॉस और टिक को यूज़ कर लिया कि अगर बटन ऑफ है तो हम उसके लिए क्रॉस लगा देते हैं और अगर बटन ऑन है तो उसके लिए हम टिक लगा देते हैं। इसको हम 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम फॉल्स और ट्रू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम येस या नो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम ट्रू और फॉल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि सर्किट के ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन बाइनरी को इसलिए लिया गया 0 और 1 को कि इसके ऊपर मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। बेस 2 सिस्टम के अंदर सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, सारे लॉजिकल कैलकुलेशंस, रिलेशनल कैलकुलेशंस और इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं जो दूसरे सिंबल्स के अंदर ये परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो इस वजह से बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज या मादरी ज़बान कहा जाता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा। हमने पहले कहा कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक पल्स होती हैं, या तो वो सर्किट ऑन होता है या सर्किट ऑफ होता है। लेकिन कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस डाटा को इस तरह से सेव नहीं करती। कुछ डिवाइसेस टेम्परेरी डाटा को सेव करती हैं, कुछ डिवाइसेस डाटा को परमानेंट सेव करती हैं। और केबल्स के अंदर डाटा सेव नहीं होता बल्कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हर एक के अंदर डाटा मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस में डाटा किस तरह से स्टोर होगा। हमारे पास 2 तरह की केबल्स हैं, एक कॉपर वायर्स और दूसरी फाइबर ऑप्टिकल। कॉपर वायर के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है जिसमें इलेक्ट्रिक पल्स मूव करते हैं या वोल्टेज मूव करती है।
तो हाई वोल्टेज जब मूव होती है तो हम कहते हैं कि ये 1 है, और लो वोल्टेज जब मूव होती है तो हम कहते हैं 0। नॉर्मली इसके लिए +15 वोल्टेज 1 के लिए इस्तेमाल की जाती है और -15 वोल्टेज 0 के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस वोल्टेज को जनरेट करता है। कंप्यूटर से जो भी डाटा NIC कार्ड के पास आता है तो NIC कार्ड उस डाटा को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के अंदर और उसको ट्रांसमिट कर देता है केबल के ऊपर। तो जब रिसीवर उस डाटा को रिसीव करता है तो जब उसको हाई वोल्टेज मिलती है तो वो कहता है कि ये 1 है, और जब उसको लो वोल्टेज मिलती है तो वो समझता है कि ये 0 है। तो इस तरह से 1 और 0 ट्रांसमिट होता है केबल के ऊपर। केबल की दूसरी टाइप है फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल में डाटा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मूव नहीं करेगा बल्कि लाइट की फॉर्म में मूव करेगा। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट रेंज जो मूव करता है ऑब्जेक्ट वो लाइट है। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट मूव करती है। बाइनरी डाटा जब फाइबर ऑप्टिकल में सेंड किया जाता है तो 1 के लिए हम लाइट ऑन करते हैं और 0 के लिए हम लाइट ऑफ करते हैं। रिसीविंग एंड पे जब लाइट रिसीव होती है तो उसको 1 समझा जाता है और जब लाइट रिसीव नहीं होती तो उसको 0 समझा जाता है। तो इस तरह से बाइनरी डाटा फाइबर ऑप्टिकल केबल के ऊपर सेंड किया जाता है। टेम्परेरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो डाटा को परमानेंट सेव नहीं कर सकती। टेम्परेरी मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC के ऊपर और कैपेसिटर के ऊपर मुश्तमिल है। इन मेमोरीज में डाटा उस वक्त तक रहता है जब तक कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है या जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑफ होगी तो ये जितना भी डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा, या जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो मेमोरी में रहेगा, और जैसे ही वो प्रोग्राम क्लोज होगा तो मेमोरी से वो सारा डाटा निकाल दिया जाएगा। डाटा को होल्ड करने के लिए डिफरेंट सर्किट बनाए जाते हैं जो डाटा को होल्ड करते हैं। ये मेमोरी ऐसी बाल्टी की तरह है जो नीचे से या तो टूटी है या लीक है कि उसके अंदर आप जितना भी पानी डालते जाएंगे कुछ देर के बाद वो खाली हो जाएगी। इसी तरह ये मेमोरीज डाटा को उस वक्त तक होल्ड रखेंगी जब तक कि इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, और लगातार हम इनको रिफ़्रेश करते रहेंगे। 1 को सेव रखने के लिए सर्किट को ऑन रखा जाता है और 0 को सेव रखने के लिए सर्किट को ऑफ रखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 और 0 जो है वो सेव रखे जाते हैं। टेम्परेरी मेमोरी के एग्जांपल्स के अंदर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर वगैरह शामिल हैं। इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस या परमानेंट स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज, ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती हैं। टेम्परेरी स्टोरेज में यह था कि डाटा उस वक्त तक सेव रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी तो जितना भी डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम हर वक्त किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी के भी डाटा को सेव किया जा सके। तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में 3 तरह से डाटा को परमानेंट सेव किया जाता है। पहला तरीका मैग्नेटिज्म, दूसरा ऑप्टिकल और तीसरा चिप बर्निंग। मैग्नेटिज्म में ये होता है कि हम पोलराइजेशन करते हैं। मैग्नेट के अंदर 2 पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जब हमने डाटा को सेव करना होता है तो हम 1 को सेव करने के लिए नॉर्थ पोल और 0 को सेव करने के लिए साउथ पोल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जब पोलराइजेशन हो जाती है यानी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं तो उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है इस डाटा को होल्ड करने के लिए। मैग्नेटिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव और टेप ड्राइव शामिल है। डाटा को परमानेंट सेव करने का सेकंड मेथड है ऑप्टिकल मेथड। CD, DVD और ब्लू रे के अंदर डाटा को सेव करने के लिए ऑप्टिकल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। CD प्लास्टिक और एल्युमिनियम से मिलकर बनती है। CD या DVD पे डाटा को सेव करने के लिए लेज़र बीम को यूज़ किया जाता है। जब 1 को सेव करना होता है तो उस जगह को बंद कर दिया जाता है। बंद करने से वहाँ पे एक छोटा सा डॉट पड़ जाता है जिसको पिट्स कहा जाता है, और जब 0 को सेव करना होता है तो उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है जिसको होल कहा जाता है। तो इस तरह से CD के ऊपर 1 और 0 को सेव किया जाता है। CD प्लेयर इस डाटा को प्ले करता है या रीड करता है, तो लेज़र बीम इसके लिए यूज़ की जाती है। जब लेज़र बीम
स्टार्ट पे पड़ती है तो एक ख़ास एंगल पे मूव करती है, और जब वो होल पे पड़ती है तो एक दूसरे एंगल पे मूव करती है। इस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। जब उसे लाइट मिलती है तो वो उसको समझता है कि 1 आया है, और जब उसको लाइट नहीं मिलती तो वो समझता है कि ये 0 है। तो इस तरह से 1 और 0 को रीड किया जाता है। डाटा को सेव करने का थर्ड मेथड है चिप बर्निंग। चिप बर्निंग भी उसी तरह से है जैसे CD को बर्न किया जाता है, कि जब 1 को सेव करना है तो उस जगह को बर्न कर दिया जाता है, और जब 0 को सेव करना है तो उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। चिप बर्निंग भी आगे 2 तरह की है, एक परमानेंट बर्निंग जैसे कि PROM के अंदर होता है, और एक इरेजेबल बर्निंग जैसे कि EEPROM के अंदर है, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली उस डाटा को अरेज कर लिया जाता है। इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में और बाइनरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हर एक कंपोनेंट कैसे काम करता है उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।